तो हम सभी प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसमें से क्या है कि पहले हम लोग सरल विद्युत परिपथ के बारे में जान चुके हैं। विद्युत परिपथ में क्या होता है, विभवांतर बनाने का कार्य जो होता है वो बैटरी के द्वारा किया जाता है और उसमें से एक प्रतिरोध होता है, एमीटर होता है, स्विच होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार का अवयव होते हैं। हमने देखा कि वाले धारा का मान जो होता है किस प्रकार जो होता है प्रतिरोध पर निर्भर करता है तथा उसके सिरे के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। जैसे कि हम सभी ओम का नियम में पढ़े थे, V=IR होता है। जैसे जैसे हम सभी धारा का मान को बढ़ाते हैं, प्रतिरोध तथा विभवांतर पर जो है किस प्रकार निर्भर करता है, इसके बारे में भी हम लोग जाने थे। तो विविध प्रकार के विद्युत उपकरण तथा युक्तियों में हम प्रायः जो होता है प्रतिरोधकों के विविध संयोजन देखते हैं। विभिन्न प्रकार से इसको जोड़ा जाता है प्रतिरोधक को। इसलिए हमने यह विचार किया कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। प्रतिरोधकों के संयोजन पर आगे इसमें से है कि प्रतिरोधकों का जो है परस्पर संयोजन की दो विधि होता है। एक विद्युत परिपथ दिखाया गया इसमें से क्या है, R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोधक है। एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर के जोड़ा गया है। अब प्रतिरोधकों के इस प्रकार का संयोजन जो होता है उसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया गया है कि जैसे कि एक प्रतिरोधक R1 है, फिर दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। इस तरह से श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया और एक वोल्ट मीटर को यहाँ पर लगाया गया। वोल्ट मीटर का कार्य जो होता है वो विभवांतर को मापना होता है और इसको जो है हम सभी समांतर क्रम में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इससे जो है बहुत कम धारा गुजरता है वोल्ट मीटर से। वहीं जो होता है एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और इसका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और इसको श्रेणी क्रम में इसलिए हम लोग संयोजित करते हैं क्योंकि इसी से होकर के सारा धारा जो है तो प्रवाहित होता है। और यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सेल का बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है और इसको हम लोग कुंजी कहते हैं। इसको बंद कुंजी कहते हैं हम लोग, बंद कुंजी। इसका अर्थ हो गया कि धारा इसमें से प्रवाहित हो रहा है और धारा का डायरेक्शंस जो होता है वो पॉजिटिव से होकर के हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग तीन प्रतिरोधक को एक श्रेणी क्रम में संयोजित किए हैं। आगे इसमें से है, आगे हम लोग देख रहे हैं प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन दिखाया गया है जिसमें से तीन प्रतिरोधक एक साथ बिंदु XY, बिंदु X है यहाँ पर और बिंदु Y है यहाँ पर, के बीच में संयोजित रहता है। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसमें से एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R3 है। और एक जो है वोल्ट मीटर को संयोजित किया गया इस तरह से समांतर क्रम में, और एक एमीटर को जो है यहाँ पर संयोजित किया गया। ये पार्श्व क्रम में इस प्रकार से संयोजित करते हैं। आगे इसमें से श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक के बारे में जानना है। जब कई प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है। जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो विद्युत धारा पर क्या होता है ये हम लोग को जानना है। धारा का मान I। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तुल्य प्रतिरोध मतलब सभी प्रतिरोध को मिला करके हम लोग देखेंगे प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो इस प्रयोग क्रियाकलाप की सहायता से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से है कि तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। उन्हें दिखाएं, एक बैटरी है, एक एमीटर है, प्लग कुंजी से संयोजित करके आप जो है 1 ओम का प्रतिरोधक,
2 ओम 3 ओम का प्रतिरोधक आदि प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं। और इसको जो है 6 वोल्ट का बैटरी उपयोग इसमें से किया जा सकता है। कुंजी को जो है प्लग में लगाना है और एमीटर का पाठ्यांक को नोट करना है। एमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। एमीटर की स्थिति जो 2 प्रतिरोधकों के बीच, ठीक है, 2 प्रतिरोधकों के बीच में कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि हमें विद्युत धारा का मान प्राप्त करना है। हर बार एमीटर का पाठ्यांक को नोट करना है, 2 प्रतिरोधकों के बीच में उसको जोड़ना है, फिर देखना है धारा का मान क्या होता है। आप एमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं, देखना है कि धारा का मान में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कोई अंतर नहीं होता है, धारा का मान हमेशा एक समान रहता है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि एमीटर में जो होता है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान वही रहता है। यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर करता है। परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान रहता है। तो प्रतिरोधक के बीच में जो होता है विद्युत धारा का समान रहता है, अर्थात इसका मतलब हो गया प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा परिवाहित होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक जो होता है उसमें से धारा का मान वो समान होता है। तो हम सभी देखते हैं कि विभवांतर जो होता है भी अन्य 3 विभवांतर, जैसे कि 3 प्रतिरोधक हम लोग लगाए थे इस तरह से, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया इस तरह से। तो इसका जो है धारा का मान इसमें से नहीं बदलता है। इसका जो है विभवांतर जो होता है वो V1 होगा, इसका विभवांतर V2 होगा और इसका विभवांतर V3 है। और ये है प्रतिरोध, इसका R1, यह है R2 और ये R3 है, इस तरह से था। तो जैसे कि इसका जो है प्रतिरोध का मान अलग है, इसका भी प्रतिरोध का मान अलग है, इसीलिए विभवांतर का मान अलग हो जाएगा। तो V1 है, V2 है, V3 इस तरह से योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन के सिरे के बीच में कुल विभवांतर जो होता है वो प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। V जो होता है वो V1, V2, V3 इस तरह से होता है। इसमें से आगे जो है इसमें से है कि एक क्रियाकलाप करना है। इसमें से 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना है और x y, यहाँ पर x है और y के बीच में एक वोल्ट मीटर को लगाना है। इस तरह से वोल्ट मीटर जैसे लगा हुआ था पहले, वोल्ट मीटर इस तरह से लगाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर का विभवांतर जो होता है वो तीनों विभवांतर के योग के बराबर होता है। आगे इसमें से क्या है, परिपथ में प्लग में कुंजी लगाना है और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को नोट करना है। इससे हमें श्रेणी क्रम संयोजन के बीच विभवांतर ज्ञात होता है। विभवांतर को ज्ञात करते हैं, इसको मान लेते हैं V है। तो बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर को भी नोट करना है। 2 टर्मिनलों के बीच में इन दोनों की तुलना करना है। फिर जो है प्लग को लगाना है वोल्ट मीटर से, जो होता है परिपथ को हटा लेना है। वोल्ट मीटर को जो है इस तरह से संयोजित करके हर बिंदु पर इसका धारा का मान और विभवांतर का मान को नोट करना है। पृथक विभवांतर को मापना है, V2, V3 इस तरह से पता करेंगे हम लोग वोल्ट मीटर की सहायता से। और V जो है इसके बीच में संबंध दिखाना है। तो हम लोग यही पढ़े थे कि V जो होता है वो तीनों प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। यही संबंध निकलेगा इसमें से तीनों के बीच में। आगे इसमें से मान लीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा I है, धारा का मान I है इसमें से। और हम सभी ये जानते हैं कि हर एक प्रतिरोधकों के बीच जो है धारा का मान समान होता है। कहने का मतलब ये बदलता नहीं है, I है तो I ही रहेगा। तब प्रत्येक प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा भी I है, प्रत्येक प्रतिरोधकों से धारा का मान भी ये I होगा। तो श्रेणी क्रम से जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को ऐसे एक एकल प्रतिरोधकों जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इनके सिरे पर प्रतिरोध जो है V तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहता है।
तो समस्त परिपथ के ओम का नियम से जो होता है V=IR, ये हम लोग पढ़े थे। और जो है तीनों प्रतिरोधकों के पृथक पृथक ओम का नियम से जो होता है V का मान विभवांतर जो होता है IR1 होता है। धारा का मान नहीं बदलेगा, इसमें भी धारा का मान नहीं बदला है, लेकिन प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है तीनों में से, इसीलिए जो है विभवांतर का भी मान अलग अलग हो गया। और इसमें से V3 जो है IR3 होता है। तो हम सभी जानते हैं कि तीनों विभवांतर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तभी हमको कुल विभवांतर प्राप्त होता है। कहने का अर्थ हो गया V ये होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से होता है। तो V1 का वैल्यू IR1 है और ये V का वैल्यू IR है, V2 का वैल्यू IR2 और ये V3 का वैल्यू IR3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे कॉमन हम लोग I ले लेंगे, I इस तरह से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये I और ये वाला I दोनों कैंसिल हो जाता है। तो बच गया क्या, इधर RS बच गया, मतलब टोटल प्रतिरोध, और जो है इधर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से होता है। तो इसमें से निष्कर्ष यही निकलता है, जब बहुत से प्रतिरोधक जो है श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध जो होता है R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध जो है किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोधक से अधिक होता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग 3 प्रतिरोधक देख रहे थे, मान लेते हैं कि R1 एक प्रतिरोधक प्रतिरोध है, ये जो होता है, और ये जो कुल प्रतिरोध जो निकला है RS, तो इसमें से RS का मान अधिक होगा। कहने का मतलब यही कह रहा है, व्यष्टिगत मतलब पर्सनल प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होता है उससे अधिक होता है। आगे तो पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, तीनों प्रतिरोधकों को एक जो है समांतर क्रम में संयोजित करते हैं और इसमें से 2 बिंदु होता है X Y, इसके बीच में एक विभवांतर को लगाया जाता है और धारा जो है I धारा इसमें से प्रवाहित हो रहा है इस तरह से। तो इसमें से 3 प्रतिरोधकों का प्रतिरोध जो होता है अलग अलग होता है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, इस तरह से होता है। तो इसमें से क्या होता है, धारा का मान जो होता है वो बदल जाता है। जैसे कि इस प्रतिरोधक के लिए धारा का मान हो जाएगा I1, ठीक है, और ये जो प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R2 है, इसका धारा का मान हो गया I2, इस तरह से ले लेंगे, I2 हो गया ये, इसके लिए धारा का मान, ठीक है। और ये जो है तीसरा जो है प्रतिरोधक के लिए धारा का मान I3 हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो इसमें से क्या है, सेल से हम लोग इसको संयोजित कर दिए हैं और 3 प्रतिरोधक का व्यवस्था इस तरह से देख रहे हैं। आगे इसमें से कहा है 3 प्रतिरोधक जो है क्रमशः R1 R2 और R3 है, इसका पार्श्व संयोजन XY बनाना है और एक बैटरी हो गया, एक कुंजी हो गया, एक एमीटर को संयोजित करना है। प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्व क्रम में एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, जैसे कि यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगाया गया है। वोल्ट मीटर का कार्य होता है विभवांतर को मापना, ठीक है, और इसी से जो है विद्युत धारा का मान निर्धारित होता है। यदि धारा का मान अधिक होगा तो विभवांतर का ही मान अधिक होता है, ओम के नियम से हम लोग पढ़े थे। तो इसमें से प्लग कुंजी लगाना है, एमीटर का पाठ्यांक जो है नोट करना है, इस तरह से इसमें से संयोजन करना है। विद्युत धारा का मान जो है I है, इसमें से हम लोग जानते हैं जैसे। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को भी नोट करना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होता है वो नोट करेंगे। तो वोल्ट मीटर देखेंगे हम लोग, इसमें से प्रत्येक स्थिति में वो समान होता है, समान पाया जाता है, लेकिन धारा का मान जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो पार्श्व संयोजन के सिरे के बीच में विभवांतर भी प्राप्त करना है और प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरे के बीच विभवांतर भी है। प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है
वो भी है, और प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरे के बीच पर जो है पृथक पृथक वोल्ट मीटर संयोजित करके इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जोड़ा गया L और M के बीच में, इसी तरह से P और Q के बीच में जोड़ेंगे और S और T के बीच में जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे, वो विभवांतर का मान हमेशा समान होता है। इसमें से हम लोग यही देखेंगे। आगे इसमें से है कि कुंजी को बाहर निकालना है, एमीटर और वोल्ट मीटर को भी निकाल लेना है, और जो है इसमें से एमीटर के प्रतिरोध R1 से श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। एमीटर का पाठ्यांक I को भी नोट करना है। इसी प्रकार R1 एवं R2 में प्रवाहित होने वाले धारा को भी मापना है, R1 और R2 में। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि धारा का मान जो होता है परिवर्तित हो जाता है, और हम लोग समान श्रेणी क्रम में देखे थे कि धारा का मान नहीं बदलता है, ठीक है, विभवांतर का मान बदल जाता है। लेकिन इसमें से उल्टा है, धारा का मान परिवर्तित हो जाता है, I1 है, I2 है, इसी तरह से धारा का मान हमको प्राप्त होता है। तो इसमें से क्या होता है, कुल विद्युत धारा जो होता है I जो होता है, प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाले धारा जो होता है I जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरह से निकलेगा। तो आगे इसमें से है कि मान लेते हैं प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है RP है, सब प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो RP निकलेगा। तो पार्श्व क्रम संयोजन के लिए भी I का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I इक्वल टू होता है V/R, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तीनों प्रतिरोधकों का संयोजन जो होता है वो RP ऐसे दर्शाया गया, तो V/RP हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और प्रत्येक प्रतिरोधकों को ओम के नियम से जो होता है हम लोग धारा का मान निकालेंगे। इसी तरह से I1 निकालेंगे, I1 का मान V/R1 हो जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह I2 जो हो गया V/R2 हो गया, I3 जो हो गया V/R3 हो गया। इस तरह से अब क्या करना है, ये जो फॉर्मूला जो है इसमें से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इसी के आधार पर वैल्यू को रखना है। I का वैल्यू क्या है V/RP, I1 का वैल्यू V/R1, I2 का वैल्यू V/R2, इसी तरह से I3 का वैल्यू V/R3 हो गया। तो वही बात इसमें से भी कॉमन जो है V सबसे कॉमन आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर बच जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 ऐसे बचता है। ये होता है, ये भी और ये भी दोनों कैंसिल हो जाता है, तो 1/RP इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें से क्या होता है कि हम इस प्रकार से देखते हैं, निष्कर्ष पर निकलते हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध इसका मतलब हो गया RP। तुल्य प्रतिरोध जो होता है तो पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सभी का व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा सभी प्रतिरोध के। तो हम सभी श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के बारे में देख चुके हैं। तो श्रेणी क्रम विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा का मान वो नियत रहता है, I ही रहता है, ये बदलता नहीं है विद्युत धारा का मान श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। तो ये तो हम लोग देखें कि धारा का मान एक समान रहता है, तो इससे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें से विद्युत बल्ब को भी लगा देंगे, विद्युत हीटर को भी लगा देंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे इस तरह से, क्योंकि जो है उचित कार्य करने के लिए अत्यधिक मानों की विद्युत धारा की आवश्यकता होता है। अलग अलग यंत्र के लिए विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। जैसे कि बल्ब के लिए कम होगा और लेकिन हीटर के लिए जो है धारा का मान अधिक हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने का एक प्रमुख हानि जो है यह होता है कि जब जैसे कि परिपथ का एक अवयव यदि कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ भंग हो जाता है, परिपथ के अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता। इस तरह से अगर यदि हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे तो 2 या 3 प्रतिरोधक अगर यदि जुड़ा हुआ है उसमें से एक प्रतिरोधक कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य अवयव भी कार्य करना बंद कर देता है। तो क्या होता है कि त्यौहार हो गया, विवाह उत्सव हो गया या भवन के सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियाँ
का उपयोग होते हुए हम लोग देखे हैं। इसमें से बिजली मिस्त्री जो होता है खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए देखा होगा। कैसे वह जो है फ्यूज बल्ब को ढूंढने के लिए जो है सभी बल्बों को जांच करता है और ख़राब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत क्या होता है कि जैसे पार्श्व क्रम में क्या होता है, पार्श्व मतलब समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में विद्युत धारा जो होता है विभिन्न वैद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाता है। धारा अलग अलग साधित्र में विभाजित हो जाता है। इसमें से हम लोग ये भी देखे थे धारा का मान बदल जाता है, I1 होता था, I2 होता था, I3 होता था, ऐसे होता था पार्श्व क्रम में। लेकिन क्या था, विभवांतर का मान इसमें से समान रहेगा, V का मान वो समान रहता है प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए, V का मान समान रहेगा। तो पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध समीकरण के अनुसार घटता है। जैसे हम लोग देखे थे कुल प्रतिरोध जो निकला था 1/RP ऐसे निकाले थे, ठीक है। ये जो मान जो होता है प्रत्येक अवयव का प्रतिरोध जो होता है उससे कम होता है, ये हम लोग देखे थे। इसमें से आगे क्या होता है, कह रहा है कि विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधित्रों में प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न धारा की आवश्यकता होता है। जैसे कि हम लोग देखें अभी बल्ब के लिए अलग धारा होता है की आवश्यकता होता है, हीटर के लिए अलग धारा, तो जैसे कि ये धारा का मान अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से पार्श्व क्रम में संयोजित करने का लाभ होता है। इसमें से ये भी होता है कि अगर एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरा अवयव को जरूरी नहीं कि वो भी बंद कर देगा कार्य करना, जैसे श्रेणी क्रम में होता है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, दूसरा अवयव भी कार्य करेगा।